नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 दिसंबर 2021 का डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। यहाँ पे अभी के लिए मैं आपके साथ दो आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ जो सबसे मेन आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर के। पहला आर्टिकल है रीकास्ट दिस एप्पल्स एंड ऑरेंज रैंकिंग मेथड। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि एक मेथडोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको चालू किया गया है। हायर एजुकेशन में कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा परफॉर्म किया जा रहा है, इसकी रैंक निकाली जाती है। इस रैंकिंग में राज्य की सरकार द्वारा फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन को आप केंद्र की सरकार द्वारा फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन फ्लॉड है, ऐसा बताया जा रहा है। इस प्रकार के कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए। ये कंपैरिजंस एक लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं लेके आते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आज का सबसे अच्छा आर्टिकल, इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 27। तो ये जो मीटिंग हुई थी अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड की, वो थी क्या थी, वो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। अब अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली इजिप्ट में, जिसको बोला जाता है COP 27। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ज्यादातर रिपीटेड चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बात कर लूंगा। 3 ही 4 मेन पॉइंट्स हैं, उसको बार बार लंबे सा आर्टिकल इसको बना दिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अपने फूड सिस्टम्स को बचा सकते हैं, हंगर को टैकल कर सकते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस कितनी बड़ी है, तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आज एक आर्टिकल में डिस्कस कर लेता हूँ। 2 आर्टिकल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। एक तो NIA अपील का एक आर्टिकल है, और दूसरा ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो मैंने करंट में न्यूज कवर की थी कि भाई रेलवे से टकरा के कुछ एलिफेंट्स की यहाँ पे मौत हो गई, उससे रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। तो अभी के लिए 2 आर्टिकल्स को यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट आर्टिकल रीकास्ट दिस एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रैंकिंग मेथड। तो भाई यही बताया जा रहा है यहाँ पे। मिलिंद कुमार शर्मा जी सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इनका बोलना है कि भाई ये क्या तरीका है आपका, आप स्टेट रन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को केंद्र सरकार द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशंस, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आता है। इसका जो रिसर्च सेटअप है, ओवरऑल जो इसका बेस है, ठीक है, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस का, नंबर ऑफ स्कॉलर्स का, वो इतना ज्यादा इसलिए है जो कि इसके पास पैसा बहुत आता है। फिर इसके बाद NITs आते हैं, IIT के बाद NIT भरते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, इन सबको केंद्र की सरकार फंडिंग देती है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को अगर आप राज्य की सरकार द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशंस के साथ आप कंपेयर करोगे और उस कंपैरिजन के आधार पर फिर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक निकालोगे, तो ये काम गड़बड़ है। फिर तो आप सेब को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हो। सिंपल बात है, देखिए ये जो NIRF है, ये एक मेथडोलॉजी निकालता है रैंक करने का HEIs अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे मैट्रिक्स को यहाँ पे डिवाइस किया गया है, और इन मैट्रिक्स को डिवाइस किसने किया है, तो एक कोर कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स के द्वारा। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये पर्टिकुलर कमेटी बनाई थी, और ओवरऑल इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर राज्य की सरकार के कॉलेजेस का कंपैरिजन होता है केंद्र की सरकार के कॉलेजेस से। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट 7,686 करोड़ देता है हर साल किसको, IITs को, और 7,643 करोड़ देता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को। यूनियन बजट में एक भयंकर पैसा अलॉट किया जाता है यहाँ पे। फिर अगर देखा जाए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, एशे की रिपोर्ट देखी जाए 2019-20 की, तो इंडिया में 1043 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 135 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, 386 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 5 इंस्टीट्यूशंस है स्टेट लेजिस्लेचर के, 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, 327 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मतलब ज्यादातर आपको यहाँ पे स्टेट की यूनिवर्सिटीज ही नजर आ रही हैं। कुल मिला के अगर आप देखो तो इन 1043 में से 184 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है। समझ गए कौन से 184, तो ऊपर आपको नजर आ रही है 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 135 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इनको जोड़ दो तो कितना हो गया, 8 5 13, 183 हो गया, और इसमें जोड़ दो सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी तो 184 हो गया। तो 1043 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में केंद्र की सरकार की तरफ से पूरा पूरा पैसा जा रहा है 184 इंस्टीट्यूशंस को। समझ गए। अब इन 184 इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन अब बाकी राज्य की सरकार वाले इंस्टीट्यूशन से करोगे तो काम यहां पे देखो थोड़ा गड़बड़ाने लगेगा। राज्य की सरकारों के पास ज्यादा पैसा होता नहीं है, वो एक लिमिट से ज्यादा एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज को नहीं दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जिस हद तक पैसा केंद्र की सरकार दे सकती है, उस हद तक पैसा राज्य की सरकार नहीं दे सकती है।
उसके कंट्रास्ट में अगर आप देखो तो ज्यादातर बच्चे राज्य की सरकारों में पढ़ रहे हैं। तब सिंपल बात है, मैक्सिमम जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो स्टेट के अंदर आ रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। अब इस कंटेक्स्ट में देखोगे तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं 13,97,527 और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं 9,22,944। एक बहुत बड़ा मैसिव चंक राज्य की सरकारों की कॉलेज वाले उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे। यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ की अगर आप बात करो तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनकी फाइनेंशियल हालत खराब है। इनके टीचर्स तक की पेंशन और सैलरी देने का पैसा यहाँ पे नहीं है इन राज्य की सरकारों इन कॉलेजेस के पास। तो ऐसे कॉलेजेस जहां पे राज्य की सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूट के पास पैसा लेट जा रहा है, उनके पास टीचर्स की सैलरी देने तक का पैसा नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अगर आप केंद्र की सरकार के आईआईटी टाइप इंस्टीट्यूशंस के साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन यहां पे बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां पे कंपैरिजन में कुछ फैक्टर्स को स्किप किया जा रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं, नीचे लिखे हुए। एक फैक्टर है यहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब बच्चे ने वहां पे पढ़ाई की, ठीक है, और बच्चा बाद में क्या बना। अब केंद्र की सरकार ने कितना पैसा झोंका, राज्य की सरकार ने कितना पैसा झोंका। तो मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स में ऑब्वियसली बात है केंद्र की सरकार वाले में ज्यादा पैसा जा रहा है, राज्य की सरकार वाले में कम पैसा जा रहा है। अब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वाले इंस्टीट्यूट से बच्चा पढ़ के बाहर निकला, उसने बाहर निकल के क्या अजब गजब किया मार्केट में। अगर आप इस चीज को कंसीडर करो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस राज्य की सरकार के कॉलेज की केंद्र की सरकार से बहुत अच्छी निकल के आएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट राज्य की सरकार के कॉलेजेस का ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स, राज्य की सरकार के जो कॉलेजेस हैं उनसे निकले हुए बच्चे देश में रह के काम करते हैं। केंद्र की सरकार से फंडेड इंस्टीट्यूशन से निकले हुए बच्चे तो ज्यादातर फॉरेन भाग जाते हैं। आपको पता ही है आईआईटीज में, आईआईटी बॉम्बे, अभी कुछ दिन पहले पराग अग्रवाल का नाम सुन रहे थे, सीईओ है ट्विटर के, आईआईटी बॉम्बे के पास आउट है। तो ये जो आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे हैं ये तो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, बाहर की इकोनॉमी में बिल्डिंग करते हैं, वहां पे रोल प्ले करते हैं आके। जो मेन बच्चे रुकते हैं इंडिया के अंदर वो कौन है, वो स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए हैं। तो ऑथर यहाँ पे बेसिकली उन बच्चों को स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहा है जो केंद्र की सरकार की कॉलेज से पढ़ के बाहर गए। ऑथर का बोलना यह है कि भाई आप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को सुधारिए, आप बाकी फैक्टर्स भी इसमें इनरोल करिए। आप देखिए कि एक्चुअली में जो बच्चे निकल रहे हैं स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, इनको कितने कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं और उसके बावजूद वो इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के रूरल इलाकों में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस चीज को यहाँ पे समझना, इस चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब हम रियल में समझ पाएंगे कि ये जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं ये क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इंडियन इकोनॉमी में। अगर रैंकिंग पैरामीटर्स की बात की जाए तो अभी के लिए एनआईआरएफ कौन कौन से पैरामीटर्स को इस्तेमाल करता है। एक तो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। तो ओवरऑल अगर आप इन सब चीजों को देखो तो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस तो देखो पीछे पिछड़ ही जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हमने नहीं देखा, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी को हमने नहीं देखा। सिर्फ अगर आप इन फैक्टर्स को देखोगे तो बहुत हद तक आपको समझ में आएगा कि ये जो फैक्टर्स है ना ये पैसों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सबसे पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या है, पैसा भाई, ठीक है ना। टीचिंग में आपको प्रोफेसर को सैलरी देनी पड़ेगी, अभी आप सैलरी ही नहीं दोगे प्रोफेसर को तो प्रोफेसर भी क्या पढ़ाएंगे और बच्चे क्या पढ़ेंगे, और ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, समझ गए। फिर स्टूडेंट स्ट्रेंथ में कितने डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो कितना है। अब स्टेट के कॉलेजेस की अगर आप बात करो तो टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है वो गिर रही है। 2015-16 में स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर स्ट्रेंथ थी 15,18,813। 2019-20 में आ गई 15,03,156। बहुत सारे प्रोफेसर रिटायर्ड हो गए, बहुत सारे ने कम सैलरीज की वजह से कॉलेज ही छोड़ दिया और नए रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुए नहीं क्योंकि राज्य की सरकार के पास यहाँ पे पैसे हैं नहीं। तो कुल मिला के फैकल्टी रेशियो जो है आपका स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वो हिला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्यों हिला हुआ है, क्योंकि इनको मदद आ रही है राज्य की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से ज्यादा मदद आ नहीं रही है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर आगे बात की जाए तो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो भाई कितने पब्लिकेशंस यहाँ पे रिलीज हुए, इन पब्लिकेशंस की क्वालिटी क्या थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स और फुटप्रिंट्स कितने आए,
किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से। ओके, अब देखिए कितने पब्लिकेशंस हुए, कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स आए, ये सब किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कितनी लेबोरेटरी है, कितने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप कह सकते हो वर्कशॉप्स हो रही हैं वहां पे। मतलब उस कॉलेज के पास जितने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगे उतना ही वहां पे ज्यादा थीसिस होगी। अब राज्य की सरकारों में टीचर को देने के लिए तनख्वाह है नहीं, आप ये एडवांस टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्ट करोगे? समझ गए? हालांकि अगर देखा जाए तो पीएचडी स्टूडेंट्स राज्य की सरकारों में ज्यादा है। अगर आप देखो तो स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 29.8% पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में 23.2% पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 13.9%, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 13.6%। ठीक है भाई, तो ओवरऑल ये सब बात बताई जा रही है यहाँ पे। अगर क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन को आप एक पैमाना बना रहे हो और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्स को देख रहे हो, तो इसके लिए आपको बच्चों को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, स्कॉलर्स को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। ये रिसोर्सेज केंद्र द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज में एक बार को मिल जाते हैं, राज्य द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते हैं। प्लस एक और फील्ड है जहां पे राज्य की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग, मशीन लर्निंग। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं इसके लिए बहुत एडवांस्ड एजुकेशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको मेंशन जरूर किया हुआ है, लेकिन फिर बात आके वहीं रुक जाएगी कि इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा है नहीं। समझ गया? नेक्स्ट बात करते हैं, पैसा नहीं है किसके पास? राज्य की सरकार। वैसे तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि केंद्र की सरकार के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पैसा बह रहा है, वहां पे भी लिमिटेड ही है, बट राज्य की सरकार वाले इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इन इजिप्ट must focus on food system. In any reimagination of food system, now equal and unequal and strained, the world has to factor in climate change adaptation. Basically यहाँ पे climate change को food system के साथ जोड़ा गया है। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो वही है कि भाई हालत बहुत खराब है, दुनिया ऑलमोस्ट खत्म सी हो रही है, जो अर्थ है वो एक थ्रेड पे टंगा हुआ है, क्लाइमेट चेंज को अर्जेंट बेसिस पे रोकना जरूरी है। तो अभी के लिए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में। यहाँ पे हेडलाइन, क्रिटिसिज्म, कमिटमेंट सब कुछ निकल गया है। गवर्नमेंट ने भी कमिट किया कि भाई ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे दुनिया भर की, $356 मिलियन और ज्यादा देंगे जितना हमने प्रॉमिस किया है उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन ओवरऑल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि भैया हमें अपने प्लेनेट को बहुत अर्जेंट बेसिस पे बचाना होगा, नहीं तो जो हमारा टारगेट है ना नेट जीरो होने का, ये हम हो ही नहीं पाएंगे। इसका चांस भी हमारे पास से चला जाएगा। जी हाँ, अभी हमारे पास फिर भी एक मौका है कि हम नेट जीरो हो सकते हैं। हम जितने अपने एमिशंस कर रहे हैं उन एमिशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो ओवरऑल पेड़ पौधे लगा के, कम एमिशंस करके। लेकिन अगर थोड़ा समय और निकल गया, 15-20 साल, और हम इसी लेवल पे एमिशंस करते रहे, तो हमारे पास ये मौका भी चला जाएगा। इंटरस्टेलर वाले हालात फिर से आएंगे। $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को देने चाहिए। यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज भी एकदम फर्जी निकल रही हैं। जो कॉमर्शियल लोन ले रही हैं, दे रही हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे, उसको भी ग्रीन लोन में काउंट कर रही हैं। जबकि ये $100 बिलियन तो वो थे जो कि एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे दिए जाए या फिर ग्रांट की तरह दिए जाए। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज की खुद ही हालत खराब है, उनका खुद ही पैसा नहीं है, हालत उनकी खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्लाइमेट क्राइसिस को हंगर के साथ जोड़ना। भैया वर्ल्ड हंगर और माल न्यूट्रिशन को 2030 तक जोड़ना है, ये कहां लिखा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हंगर और माल न्यूट्रिशन को रोकने की बात करता है। लेट्स सी किसको किसको पता है। ठीक है भाई, तो साफ साफ बात यहां पे ये है कि हंगर बढ़ रही है, और हंगर को बढ़ाने में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, दिस इज वेरी मच क्लियरली लिंक्ड टू हंगर। दुनिया भर में हमने ये देखा है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक फैला, तो पहले कोविड-19 पैंडेमिक से पहले क्रॉनिक हंगर से सफर करने वाली आबादी पूरी दुनिया में 130 मिलियन थी, लगभग 13 करोड़। अब ये आबादी पहुंच चुकी है 270 मिलियन पे 27 करोड़ में, जो क्रॉनिक हंगर से सफर करते हैं। तो अगर यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखोगे तो ये बताता है कि भाई 2 डिग्री राइज हुआ है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। और अगर ये 2 डिग्री राइज, अभी तक तो 2 डिग्री राइज नहीं हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग हुआ है। जिस दिन ये 2 डिग्री राइज हो जाएगा,
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बोलना है कि 189 मिलियन एडिशनल पीपल विल बी इन द ग्रिप ऑफ हंगर। मतलब अभी जितने हंगरी लोग हैं ये 27 करोड़, लगभग 19 करोड़ लोग और हंगरी हो जाएंगे जब हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हंगर के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका बहुत सिंपल लॉजिक देता हूं एक लाइन में। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो आपको चारों तरफ जो टेम्परेचर दिख रहा है वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर पैटर्न भी बढ़ेगा ना। टेम्परेचर, आपको पता होना चाहिए कि जो भी पौधे उगते हैं, व्हीट, राइस, इन सब की एक एग्रीकल्चरल टेम्परेचर की रेंज होती है। उस टेम्परेचर की रेंज के अंदर इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक लिमिट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल पैटर्न्स भी यहां पे हिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं। उनके पास एक फील्ड है, उस पे गेहूं चावल उगा लिए, अपने घर में स्टोर कर लिए, पूरे साल खा रहे हैं उसको। फिर कुछ लोग हैं जो फिशिंग पे डिपेंडेंट है, लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है, उनके जो आपके भेड़ बकरियां हैं उनको चरा के उनका दूध वगैरह बेच के पैसा कमाते हैं। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो लाइव स्टॉक बहुत बड़े लेवल पे मरेंगे, फिशेस बहुत बड़े लेवल पे मरेंगी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बनने वाले लोग भी खलेंगे। मतलब ये जो सबसे निचला तबका है ना, जो कि ओवरऑल बिल्कुल भी ग्लोबल हाउस गैस या फिर निग्लिजिबल ग्लोबल हाउस गैस इमिट करता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट होगा। और इसके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन एड पे डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के क्लाइमेट चेंज को अगर अर्जेंट बेसिस पे टैकल नहीं किया तो सबसे पहली मार इन लोगों को पड़ेगी। पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो लगभग 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इनफ खाना नहीं है खाने को। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एस्टिमेट ये बोलता है कि 43 कंट्रीज में 41 मिलियन पीपल, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज हैं भुखमरी पे जाने की, फैमिन पे जाने। फैमिन पता होना था ना कि फैमिन चारों तरफ तबाही तबाही, आपके पास खाने तक को पैसे नहीं है। तो जो पुअर और वल्नरेबल है ये साफ तौर पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रहे हैं किस चीज से? ओवरऑल इस क्लाइमेट चेंज से। दे विल बी द हार्डेस्ट हिट। और ये जो पुअर और वल्नरेबल है ये रहते कहां है? लो इनकम कंट्रीज पे। अब ये स्टैटिस्टिक देखिए, द टॉप 10 मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्रीज कंट्रीब्यूट 0.08% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। तो वो कंट्रीज जहां पे सबसे कम खाना है, खाने को सबसे ज्यादा लोग भूखे हैं, वो ग्लोबल कार्बन एमिशन कितना कर रही है? 0.08%। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, बिल फाड़ा सबका। मतलब जो बाकी देश, इंडिया, चाइना, यूएस जैसे देश जो एमिशंस कर रहे हैं उसका हर्जाना कौन भर रही है? ये लो इनकम कंट्रीज। तो क्रॉप फेलियर, वाटर स्कार्सिटी, डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशन, ये सब होगा उन लोगों के बीच में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, फिशिंग पे, लाइव स्टॉक पे, क्योंकि ये तगड़े तरीके से बर्बाद होंगे जैसे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस एग्रवेट होगी। इसलिए यहां पे इस क्लाइमेट क्राइसिस को अर्जेंट बेसिस पे रोकने की जरूरत है, एडेप्टेशन करने की जरूरत है। ये एडेप्टेशन होगा कैसे, हम इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे? मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर रहा हूं, जो कि एक ही चीज को इस आर्टिकल में रिपीट कर करके लिखा हुआ है। पहला, इन पॉइंट्स को चाहो तो आप नोट कर लो। क्रिएटिंग रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स and food security solutions by protecting and improving the livelihood of vulnerable communities। resilient livelihoods बनाइए भाई, जो vulnerable communities है उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करो। ये पहली चीज यहां पे बताई हुई है। दूसरा, एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड क्रॉप्स सच एज मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ऐसे फूड क्रॉप्स जो बढ़ते हुए टेम्परेचर में भी ज्यादा ग्रो कर जाए। तो मिलेट्स एक हार्डी क्रॉप है और हार्डी क्रॉप जल्दी खराब नहीं होते, तो इस प्रकार के हार्डी क्रॉप्स को आप उगाओ जो कि जल्दी खराब ना हो, तो इससे क्या हम लोग अपनी फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर लेंगे। तीसरा, इनेबलिंग वुमेन्स कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड एसेट्स एंड इंक्रीज्ड वैल्यू एडिशन एंड लोकल सॉल्यूशंस। मतलब लोकल सॉल्यूशंस के बेसिस पर आप सॉर्ट आउट करो। जो गरीब कम्युनिटीज है वहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं, तो वुमेन की ओनरशिप के अंदर आप प्रोग्राम्स चलाओ ताकि ओवरऑल इक्विटेबल सोशल जस्टिस और सोशल डेवलपमेंट हो। चौथा, promoting a resilient agriculture sector by creating sustainable opportunities, access to finance and innovation for smallholder farmers with climate information and preparedness। मतलब कि क्या बताया जा रहा है भाई? फाइनेंस और इनोवेशन प्रोवाइड करवाना किसको? टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना किसको? छोटे मोटे फार्मर्स को। ये छोटे मोटे फार्मर्स के पास जब क्लाइमेट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, टेक्नोलॉजीज पहुंचेगी, पैसा पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली अपने खाने पीने लायक तो ये लोग सामान पैदा कर ही लेंगे और ओवरऑल दूसरों के लिए भी एग्रीकल्चर जो इनके पास एक्सेस होगा वो मार्केट में बेचेंगे। तो सस्टेनेबल तरीके से
मार्केट में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की कमी पैदा नहीं होगी। रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए इन फार्मर्स को आप तैयार करिए। टेम्परेचर के बढ़ने के बावजूद भी ये क्रॉप्स उगा सके, इसके लिए इन फार्मर्स को तैयार करिए। पांचवा, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी एंड नॉलेज ऑफ सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स। तो सिविल सोसाइटी जो कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम करती है, सरकारें जो कि ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम करती है, एक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कराएं। फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रिस्क के बीच में एक प्रॉपर साइंटिफिक लिंक को ढूंढें और उसके बेसिस पे लोकलाइज सॉल्यूशंस को लोगों तक पहुंचाएं। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो ये है भाई, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी, इससे जस्ट पहले हुआ था यूएन फूड सिस्टम समिट सितंबर 2021 में। और इस यूएन फूड सिस्टम समिट में साफ साफ बात की गई थी कि भाई देखिए, हमारे फूड सिस्टम बहुत स्ट्रेन्ड है। 81 करोड़ लोग आज की डेट में पूरी दुनिया में भूखे सो रहे हैं, और ये भूख बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें इस भूख के एलिमेंट को अलग और क्लाइमेट चेंज के एलिमेंट को अलग नहीं देना है, हमको इसको कंबाइन करके कंसोलिडेटेड तरीके से देखना है, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे मैं एडिटोरियल खत्म कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।